नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुवंत कुमार वर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्कॉलर्स नॉलेज पे। आज MCQ सीरीज की नेक्स्ट अपनी 9th MCQ सीरीज लेके आया हूं और ये लास्ट है इस वाले पेपर की जो हम चल रहे हैं अभी तक। PGT एक्चुअली मैं बता दूं आपको, UP PGT की बात कर रहा हूं। ये जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं वो UP PGT 2021 का जो पेपर हुआ था अगस्त में, अराउंड 17 अगस्त को पेपर ये हुआ था, उस डेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, आज 25 क्वेश्चन का टारगेट है, लंबा है तो दिल थाम के बैठिए और शुरू करते हैं। द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच एक्सपर्ट असिस्टेंस इज अवेलेबल टू लाइन मैनेजर्स इज कॉल्ड। लाइन मैनेजर मतलब टॉप लेवल, उससे नीचे है ना, इन सबका जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है ना, टॉप टू लोअर लेवल तक जाता है और इनको असिस्टेंस देने के लिए हर लेवल पे कौन बैठा है, एक्सपर्ट बैठे। तो वो बात कर रहे हैं कि एक्सपर्ट असिस्टेंस जब हमें मिलता है लाइन स्टाफ को, तो ये किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन की विशेषता है, फीचर है। संगठन का वह प्रारूप जिसमें रेखीय प्रबंधकों को विशेषज्ञों की सहायता उपलब्ध होती है कहलाता है। आंसर क्या है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। बाकी तीन क्या है, मैं अभी आगे चल के आपको समझाऊंगा। ठीक है, तब तक इसको रोक लेते हैं। बाकी मैंने इस वाले के तो सारे फीचर बता ही दिए है ना, मैंने समझा भी दिया। मुझे लग रहा है इससे ज्यादा टफ कुछ नहीं था, है ना। तो रेखीय एवं विशेषज्ञ संगठन इसका आंसर होगा। क्या मतलब है, ये वो संगठन होता है जिसमें लाइन स्टाफ को, लाइन मैनेजर्स जो बैठे हुए हैं जगह जगह पर, इनको टेक्निकल असिस्टेंस, टेक्निकल सहायता देने के लिए कौन बैठा है, एक्सपर्ट रखे गए हैं। और ये एक्सपर्ट क्या करते हैं, इनको सलाह देते हैं डिफरेंट टाइप के काम पे। आगे चलते हैं। प्रीमियम पेड ऑन द ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर। जब भी हम बात कर रहे हैं पेड की, है ना, तो हमारे क्वेश्चन दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, अगर हम PL अकाउंट बनाएं तो डेबिट साइड में लिखेंगे इसको। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। साझेदारों की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी पर चुकाए गए प्रीमियम को क्या करते हैं, क्रेडिटेड टू द रेस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कभी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की बात कर रहे हैं, सारे पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, और ये किसी के कैपिटल अकाउंट में नहीं क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि ये किसी का फायदा नहीं है इंडिविजुअली, है ना। ये तो अभी हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो ये हिंदी में क्या लिखा, संबंधित साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है, गलत। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। डेबिटेड टू द रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रीमियम हमने ज्वाइंट पे किया है ना, और पूंजी से तो ये माइनस होगा नहीं, पूंजी तो इसकी कम कर नहीं रहा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। क्रेडिटेड टू PL अकाउंट, हमने बोला कि ये एक्सपेंसेस है, प्रीमियम इज योर एक्सपेंसेस। ठीक है, और वो भी किस टाइप का, इनडायरेक्ट है, तो क्रेडिट तो हो नहीं सकता। आंसर क्या आ जाएगा, डेबिटेड टू द PL अकाउंट। लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाता है क्या, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का पे किया गया प्रीमियम। आगे चलते हैं। An orderly arrangement of group efforts to provide unity of action in the pursuit of common goals is called। किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित तथा करने तथा तालमेल बनाए रखने के उद्देश्य से सामूहिक प्रयत्नों में व्यवस्था करने को क्या कहा जाता है। सीधी सी सामूहिक आ गया ना सेंटेंस, सामूहिक आते ही आपके दिमाग में याद तुरंत क्लिक होना चाहिए कोऑर्डिनेशन, है ना। जब भाई समूह मिल करके कोई काम करना चाहता है और वो भी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं, समन्वय कहते हैं। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, किसी व्यक्ति को कुछ काम करने के लिए वो जो भी उसके सही तरीके हैं वो बताना। कंट्रोल, जब वो व्यक्ति किसी भी काम को करने का सही तरीका नहीं अपना पा रहा है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर वो जानबूझ के कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है,
तो ये कंट्रोल का। और डिसीजन मेकिंग, कोई भी काम करने के लिए उससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास अल्टरनेटिव रिसोर्सेज या सॉल्यूशंस अवेलेबल उन सब का इवेल्युएशन करना, और इवेल्युएशन करने के बाद एक बेस्ट डिसीजन लेना या फिर बेस्ट ऑप्शन चूज करना ही डिसीजन मेकिंग या निर्णय कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। काफी कुछ हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले कई सारे लेक्चर्स में। कह रहा है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। पिछले लेक्चर में ही मैंने बताया था, जहां पर टोटल कॉस्ट जो है टोटल रेवेन्यू के इक्वल हो। क्या कहलाएगा वो? ब्रेक इवन पॉइंट, जहां कुल आगम कुल लागत के बराबर होती है। टोटल कॉस्ट का मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। After sale of investment, the balance of sinking fund investment account is transferred to। विनियोग की बिक्री के पश्चात शोधन कोष खाते को हस्तांतरित कहाँ किया जाता है? ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, ज्यादा टफ नहीं है ना। ईपीएल अकाउंट, इसमें कोई लेना देना नहीं होता, कैपिटल रिजर्व हो नहीं सकता, और डिबेंचर अकाउंट कभी नहीं होगा। जब भी रिडम्पशन की बात करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सिंकिंग फंड अकाउंट। ठीक है, शोधन कोष खाता। एक काम करते हैं, इस रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड जो चैप्टर है हमारे सिलेबस में, उस पे एक मैं वीडियो बना दूंगा, है ना। पूरा लेक्चर एक या दो वीडियोस में कवर हो जाएगा। मैं पूरा कवर करके आपको बना दूंगा, क्योंकि मेरा कंपनीज अकाउंटिंग पे, कंपनी अकाउंट्स पे मेरा ठीक ठाक कमांड है, तो मैं इसको अच्छे से करवा देता हूँ। ठीक है, इसमें आपका शेयर एंड डिबेंचर भी पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? शोधन कोष खाते में ट्रांसफर करते हैं कौन सा? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस। किसके बाद? जब हम इन्वेस्टमेंट सील कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चीज और बता दें, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये इन्वेस्टमेंट की सेल की बात कर रहे हैं, है ना। हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो डिबेंचर तो यहाँ पर हो नहीं सकता इन्वेस्टमेंट के केस में। ठीक है, dissolution of the firm, the assets of the firm are transferred to realization accounting account of their at their। फर्म की विघटन पर फर्म की संपत्तियों को वसूली खाते के में हस्तांतरित किया जाता है उनके। आपको याद होगा जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे हम लोग, है ना, तो इधर लिखते थे पेमेंट और इधर रिसीट। ठीक है, और इधर सबसे पहले हम लोग असेट्स दिखाते थे, है ना। और असेट्स कहाँ से लाते थे? जो हमारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दी थी, और जो वैल्यू दी होती थी वही दिखाते थे। जो वैल्यू दी है मतलब बुक वैल्यू। ठीक, आंसर आ गया बुक वैल्यू, पुस्तक मूल्य पर दिखाते हैं। ठीक, सारी संपत्तियों को, मार्केट वैल्यू नहीं, रियलाइजेबल वैल्यू नहीं, एग्रीड भी नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। जेड थियरी किसने दी थी? दो हैं इसके आंसर। एक जेड थियरी आउची ने दी थी, विलियम आउची, और एक जेड थियरी उर्विक ने दी। ठीक है, अगर इन दोनों में से, दोनों ऑप्शन कभी नहीं होंगे आपके में, है ना, इन दोनों में से कोई भी आंसर है तो आप टिक मारोगे। आउची, विलियम आउची और उर्विक। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया, कीथ डेविस ने करस्पॉन्डेंट इन्फरेंस थियरी दी। ये कम्युनिकेशन की थियरी है एक्चुअली। ठीक, और इन्होंने मैनेजमेंट में भी अपना ढेर सारा कंट्रीब्यूशन दिया। लीडरशिप में के बारे में इन्होंने काफी अच्छी डेफिनेशंस दी हैं, तो हम आगे चल के इनके बारे में जब बात करेंगे तो हम बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पीटर एफ ड्रकर ने क्या कहा था? एमबीओ के बारे में बताया, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किस बुक में इन्होंने बताया था? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, जो 1954 में आई थी। ठीक है, ये पूछा जाता है कभी कदार कि द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक किसने लिखी, या फिर इन विच ईयर द पीटर एफ ड्रकर हैज रिटन द बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है कि आपको यहीं पर कवर हो गया। टेंडर प्राइस, ये काफी दिमाग में हम लोग क्या आता रहता था, है ना। अगर टेंडर प्राइस बोला जा रहा है और कॉस्ट शीट का नाम आ रहा है, उस केस में एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस होता है। लेकिन यहाँ पर है कंस्ट्रक्शन, बोला जा रहा है निर्माण के लिए निविदा का जब आमंत्रण किया जाता है तो उस समय वो टेंडर या निविदा का मतलब क्या है, क्या वो कंप्यूट करता है? तो वो कंप्यूट करता है, एस्टिमेशन करता है हमारी कॉस्ट का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कंस्ट्रक्शन है
तो वो कॉस्ट या लागत का अनुमान लगाता है, ठीक है। और अगर वो कंस्ट्रक्शन होता, निर्माण होता, तो वो, एक मिनट में गलत बोल रहा हूँ, स्लिप ऑफ टंग, अगर वो निर्माण या कंस्ट्रक्शन का की बात कर रहा है तो वो लागत का अनुमान लगा रहा है, अगर वो कॉस्ट शीट की बात कर रहा होता तो वो विक्रय मूल्य का अनुमान लगाता, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, लागत का अनुमान लगाना कंस्ट्रक्शन के केस में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेक्युलर ट्रेंड कैन नॉट बी मेजर्ड बाय, दीर्घकालीन प्रवृत्ति का मापन जिस रीति द्वारा नहीं किया जा सकता है वह है, देखो मूविंग एवरेज मेथड हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। दिया रहता था कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, और बोला जाता था आपको 2 साल का मूविंग एवरेज या 4 साल का मूविंग एवरेज लेना है, तो इसको हम लोग टोटल करते हुए दिखा देते थे, कर लेते थे। सेमी एवरेज मेथड भी हम लोग इसी तरीके से कर लेते थे भाई, जितने साल का दिया होता था उनका हाफ करके, है ना, इस हिसाब से कर लेते थे। फ्री हैंड कर्व हमें ढेर सारे, हम कह रहे हैं अगर 100 साल का भी हमको डेटा दिया है और हमसे कहा जा रहा है फ्री हैंड कर्व बनाओ, तो हम बना लेंगे ऐसे वैल्यू पुट करते करते। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि आपके पास 100 ईयर्स का डेटा, दीर्घकालीन प्रवृत्ति बात कर रहे हैं सेक्युलर ट्रेंड की, है ना, और कहा जा रहा है कि 100 साल का तुम्हारे पास डेटा है, तुम जो है वेटेड एवरेज मेथड लगा के ट्रेंड कैलकुलेट करो, क्या आसान होगा सबका वेट निकालना? बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए सेक्युलर ट्रेंड को हम वेटेड एवरेज मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते आसानी से, तो इसलिए कैलकुलेट करना मुश्किल है। भारित माध्य रीति से दीर्घकालीन प्रवृत्ति की मापन संभव नहीं है, ठीक है, नहीं किया जा सकता। The partnership may come to an end due to the, साझेदारी का समापन जिस कारण से हो सकता है वह क्या है? देखो डेथ हो गई किसी पार्टनर के, समाप्त हो जाएगी। पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गई। दिवालिया का मतलब जब किसी पार्टनर या फिर फर्म, पार्टनर की ही बात कर लेते हैं, जब किसी व्यक्ति की टोटल असेट्स से उसकी लाइबिलिटी ज्यादा हो जाती, टोटल लाइबिलिटी जब ज्यादा हो जाए तो वो कहलाता है इंसॉल्वेंट। और बेसिकली जब गवर्नमेंट उसको घोषित कर देगी इंसॉल्वेंट, तब वो इंसॉल्वेंट कहलाएगा, दिवालिया कहलाएगा। तो पार्टनरशिप में कम टू एन एंड ड्यू टू, डेथ हो जाए तब भी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, इंसॉल्वेंट हो जाए कोई पार्टनर तब भी। और अगर सारे पार्टनर सहमत हों कि हमें अब साझेदारी नहीं चलानी, कोई भी उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो या फिर अब काम ना चल रहा हो मिलके, तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। ऊपर से तीनों केसेस ये कह रहे हैं कि हाँ, अगर इन तीन में से कुछ भी होता है तो साझेदारी समाप्त हो जाएगी। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा डिफरेंट है हमारे कॉमर्स से, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट में आप डाल सकते हो। कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है, नॉट ट्रू, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखना, ये गलतियां करवाता है हम लोगों से, काफी बार मैं भी इसका शिकार हुआ हूँ। The percentage of oxygen in environment is 21, ये तो पता है, सबको पता होगा ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है हमारे वातावरण में, पर्यावरण में, हवा में, वो 21% है, तो ये बिल्कुल सही है। The most dominating cause of environmental pollution is use of chemicals in agriculture. पर्यावरण प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण कृषि में रसायनों का प्रयोग है। हाँ, कृषि में केमिकल्स का यूज होता है, लेकिन ये गलत है, ये कहना बिल्कुल गलत है कि सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है पर्यावरण प्रदूषण का, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन ये जो ये कह रहे कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं पर्यावरण संरक्षण। ये क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ है, कब पास हुआ, तो 1986, ठीक है। और ग्रीन फ्यूल स्कीम एम्स एट रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन बाय लेस पेट्रोल, ठीक है। हरित ईंधन योजना का उद्देश्य शीशा रहित पेट्रोल द्वारा वायु प्रदूषण को कम करना, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी तो 14 मिनट हुए हैं, भी काफी लंबा पढ़ने वाला, क्योंकि टोटल 125 क्वेश्चन है और उसके बाद में कुछ एक्सप्लेनेशन भी मुझे देने हैं, तो उसको भी कवर करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज, उत्पादन लागत होती है। इसके लिए आप पीछे जाइएगा, मेरा लेक्चर मार्जिनल कॉस्टिंग से पहले मैंने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो पढ़ाई थी उसमें मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया था। एक्चुअली ये यूनिट कॉस्टिंग का है,
वो है यूनिट कॉस्टिंग का टॉपिक है। ठीक, कैसे करते हैं? देखो, जब भी आपसे बोला जाए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालो, तो उससे पहले आप सबसे पहले निकालोगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में आप ऐड कर दोगे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर नहीं ऐड किए हैं कुछ भी, और जब इन तीनों को ऐड करते हैं तो आता है जो भी हमारे पास, वो कहलाता है पीसी। पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, और इसमें हम ऐड करते हैं क्या? फैक्ट्री ओवरहेड, इन्हें हम वर्क्स ओवरहेड भी कहते हैं। जब ये ऐड करेंगे, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं इनडायरेक्ट, वो सब यहीं आएंगे, और इनको ऐड करेंगे तो ये कहलाएगा फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। ठीक है, और इसमें जब हम ऐड करते हैं क्या? ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड को ही हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर आता है हमारे पास सीओपी। सीओपी मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नहीं, आपको जीएस में नहीं घुसने की होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आंसर क्या आ रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगी, उत्पादन लागत कैसे निकलेगी? फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, है ना, आंसर आ गया। तो ये पूरा प्रोसेस है, अगर आपको आता है तो आप आंसर मार्क कर पाएंगे, वरना आप गलत के साथ चले जाएंगे। तो आंसर क्या होगा? कारखाना लागत प्लस प्रशासनिक उपरिव्यय। कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स डिबेंचर, एक कंपनी द्वारा ऋणपत्रों का शोधन नहीं किया जा सकता। निम्न में से किससे शोधन? अगर देखो क्वेश्चन में लिखा है ऑप्शन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, है ना, संचित लाभों से, तो बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आपके पास संचित लाभ है तो उससे आप अपने डिबेंचर को रिडीम कर सकते हैं। तो ये तो रिडीम्शन का ऑप्शन सही है। ये कह रहे हैं कौन सा सही कौन सा नहीं किया जा सकता, नॉट लिखा है ना। लॉस अगर है तो आप कर ही नहीं सकते, है ना। अगर आपके पास संचित हानियां बहुत ज्यादा हैं तो हानि में से तो आप कुछ भी यूज नहीं कर, हानि तो मतलब आपका नुकसान करवा रही है, उसको आपको ऑलरेडी रिकवर करना पड़ेगा, तो आप इसको नहीं कर सकते। हाँ, आगे के ऑप्शन सही है। बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम मार्केट, मार्केट से अपने डिबेंचर खुद खरीद लो, अगर आपको अपना जो डेट कैपिटल को कम करना है तो। ठीक है, तो ये सही है। ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित करके, आपको लगता है अपनी डेट कैपिटल को आप जो है ओनरशिप कैपिटल में चेंज कर लो, तो भैया तो ये भी सही है। आंसर क्या होगा कि आप अपने लॉस में से अपने जो डिबेंचर हैं उनको रिडीम नहीं कर। भाई लॉस में से कोई फंड तो नहीं है ना, लॉस लॉस तो लॉस है, उसको तो रिकवर करना पड़ेगा हमें। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज कंसर्न्ड विद, नियंत्रण प्रक्रिया संबंधित होती है किससे? सीधे सीधे लिखा है मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस। यार देखो, हम जब प्लानिंग करते हैं तो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा बनाने के लिए करते हैं, और जब कंट्रोल करेंगे तो ताकि हमारा जो वास्तविक निष्पादन या एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें कोई कमी ना आने पाए, है ना। तो आंसर आपका क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस। आगे देख लेते हैं, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, ये गलत होगा। असेसिंग द टास्क, ये भी कंट्रोल में असेस नहीं किया जाता। कंट्रोल मतलब डायरेक्ट ऑप्शन आपको प्रेशराइज किया जाता है कि आप ऐसे काम करिए। डिटर्मिनेशन ऑफ गोल, ये प्लानिंग का हिस्सा है। ठीक है, तो ये तीनों ही आपके आंसर नहीं होंगे। आंसर क्या होगा आपका? वास्तविक निष्पादन के मापन से नियंत्रण प्रक्रिया संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन डिपेंड्स ऑन, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर का भार निर्भर करता है। कर का भार मतलब किस बेसिस पे टैक्स लगाया जाता है? सिटीजनशिप पे नहीं लगाया जाता। भाई सिटीजन तो 18 साल से ऊपर के बच्चे भी होते हैं, मैं भी सिटीजन हूँ, लेकिन मेरी अगर इनकम 2.5 लाख से कम है तो मैं टैक्स नहीं देता। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, चूंकि यहाँ पर कह रहा है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो डायरेक्ट टैक्स की बात। एज से कोई लेना देना नहीं, जेंडर ऐसा तो है नहीं कि फीमेल हो तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मेल हो तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो भी। तो बात आती है रेसिडेंशियल स्टेटस की, निवास की स्थिति के आधार पर कर लगाया जाता है आयकर अधिनियम के द्वारा। इसको मैं ब्रीफ में समझाऊंगा। एक्चुअली इंडिविजुअल या फिर पर्सन, हम पर्सन की बात करें, पर्सन जो बताए गए हैं हमारे इनकम टैक्स एक्ट में, जैसे इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और
एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स है ना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसे कहते हैं, ठीक है, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जिसे कहते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इंडिविजुअल हो गया, HUF हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गया, कंपनी हो गया, ये सारे पर्सन हैं, ठीक। अब किस बेसिस पे माना जाता है, तो कंपनीज इसमें जो इनकम टैक्स एक्ट है इसमें दी गई हैं दो कंडीशंस, बेसिक कंडीशन दी गई हैं, और इसमें कहा गया पहली बेसिक कंडीशन में कि अगर जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या वह व्यक्ति प्रीवियस ईयर में 182 दिन, कम से कम 182 दिन या उससे ज्यादा प्रीवियस ईयर में इंडिया में स्टे किया है, पहला ये देखा जाता। अगर नहीं तो क्या वो दूसरा केस अप्लाई इस पे हो रहा है, क्या वो प्रीवियस ईयर के पिछले, प्रीवियस ईयर से पहले के 4 वर्ष, 4 प्रीवियस ईयर में वो 365 दिन रुका है भारत में, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में भी वो 60 दिन है रुका है भारत में, ये ठीक है। ये दो कंडीशन हम ज्यादा डीप में इसको नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि इसके लिए मैं अलग से लेक्चर एक बना लूंगा, तब बात करेंगे, ऐसे समझ लो इसको, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो आपका इतना क्लियर होगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ इन्होंने दो एडिशनल कंडीशन दे दी, ठीक है। पहली क्या दी कि जो पिछले प्रीवियस ईयर के पिछले 10 साल हैं, प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल, 10 प्रीवियस ईयर, उनमें से क्या वो 2 साल 2 इयर्स तक इंडिया में रहा है, ठीक है, एक ये। दूसरा, प्रीवियस ईयर के पहले के 7 वर्ष तक, प्रीवियस ईयर के पहले के 7 वर्ष तक क्या वो 730 दिन इंडिया में रहा है। तो ये तीनों चारों अलग अलग कंडीशन है, अलग इसका सेकंड कंडीशन का इसके एक्सेप्शन भी है, तो मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। तो इस बेसिस पे, ये कंडीशंस के बेसिस पे रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला जाता है। और एक चीज बता दूं, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की बात करता है और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की बात करता है, साथ ही साथ एक होता है NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो इन सारे केसेस में अलग अलग टैक्स का सिस्टम है कि किस केस में किस पे टैक्स देना है, किसको नहीं देना है, उसके लिए पूरी टेबल बनी है, किसी दिन मैं आराम से आपको समझा दूंगा, ठीक है। आगे लिखा है, गुड्स सोल्ड टू अ कंज्यूमर ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस इज रिकॉर्डेड एज, किसी ग्राहक को अनुमोदन द्वारा विक्रय के आधार पर बेचे गए माल का लेखा किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि हमसे किसी ने कहा कि आप एक काम करिए, 1 किलो नहीं 10 किलो आलू भेज दीजिए हमारे पास, और हम देखते हैं उसके बाद में हम बताते हैं करना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम यूज करके देखेंगे, उस आधार पे हम बताएंगे कि भैया आपका सामान सही है या नहीं है, और फिर हम बताएंगे हम खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे। मतलब अप्रूवल के बेसिस पे अगर आपसे कोई सामान बेचा है, खरीदा जा रहा है, या फिर आप बेच रहे हो, है ना, तो उस केस में आपको उसको सेल नहीं माना जाता। तो सेल तो भूल ही जाए, क्योंकि अभी अप्रूवल नहीं मिला, ठीक है। और जब तक अप्रूवल नहीं मिला तब तक वो आपके क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा होता है, अंतिम रहतिये के रूप में आपका वो गिना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। The relationship between correlation coefficient and coefficient of determination can be expressed as follows. सहसंबंध गुणांक एवं निर्धारण गुणांक के बीच संबंध को निम्नांकित में से किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आंसर साफ साफ लिखा है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन जो है वो स्क्वायर होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, ठीक है। निर्धारण गुणांक जो है सहसंबंध गुणांक का वर्ग होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कोरिलेशन का स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, ठीक है। तो बाकी ये दो आंसर है ही नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। The written agreement between the partners of to form the partnership called, पिछला लेक्चर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बिल्कुल याद होगा आप लोगों की, मैंने बात करी थी PD की, पार्टनरशिप डीड की, है ना, और यही कहलाता है पार्टनरशिप डीड, ठीक है। एक जो साझेदारी के गठन के लिए साझेदारों के मध्य जो लिखित अनुबंध होता है उसे हम लोग साझेदारी संलेख कहते हैं,
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? ये इनकॉर्पोरेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए मिलता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? सोल ऑफ द कंपनी होता है। इसमें 6 वाक्य होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्लॉज और कैपिटल क्लॉज है ना, प्लेस क्लॉज, इसे ऑफिस क्लॉज बोल सकते हैं, लाइबिलिटी क्लॉज डिफरेंट है, उसको पढ़ाएंगे कभी, है ना। और सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्म, इसकी कोई जरूरत नहीं होती यहाँ पर। तो पार्टनरशिप डीड जो है लिखित अनुबंध होता है हमारे साझेदारी को बनाने के लिए। देखिए मैंने कहा था हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस की बात कर रहे थे, तो उस समय मैंने बोला था कि हर टाइप के रेसिडेंट के लिए टैक्स कब लगता है, किस इनकम पे लगता है, उसके लिए अलग से टेबल दी है। तो मैं टेबल जब निकलेगी क्या, मैं उसके लिए अलग लेक्चर बनाऊंगा जब भी टाइम मिलेगा मुझे, तो उसमें आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। लेकिन इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करके बताता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर ए assuming that he is not ordinary resident। निम्नलिखित विवरणों में से यह मानते हुए कि आ की कर योग्य आय की गणना करनी है और वह एक असाधारण निवासी। मैंने बोला था कि एक होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और एक होता है एनआरआई, नॉन रेसिडेंट। ये वो होता है जो मिनिमम एक बेसिक कंडीशन फॉलो करेगा जो मैंने ऊपर बताई, और दोनों ही एडिशनल कंडीशन फॉलो करेगा। ये जो होता है ये कोई एक बेसिक या दोनों बेसिक सॉल्व जो भी सही लगे, इसको एक बेसिक कम से कम सॉल्व मतलब फॉलो करे और एडिशनल कोई फुलफिल ना करे। ठीक है, ये हो गया और नॉट ऑर्डिनरी। और एनआरआई वो होता है जो बेसिक में से कोई भी कंडीशन फुलफिल ना कर पा रहा हो। ठीक है, और एडिशनल चाहे दोनों करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखते हैं किस हिसाब से इसकी टैक्सेबल। देखो एक चीज बता दूं, अगर कभी भी ये लिखा है कि इनकम अर्नड इन इंडिया, ठीक है, उस केस में ये इनकम तीनों के लिए टैक्सेबल होगी, चाहे वो एनआरआई हो, चाहे ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरी हो। अगर ये लिखा है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, तो ये भी तीनों के लिए ही टैक्सेबल होगी, चाहे वो किसी भी टाइप का हो। इसके अलावा कुछ केसेस हैं जहां पर हमें पढ़ना पड़ेगा उस टेबल को, तो हम उसके लिए अलग से एक दिन टेबल ही एक्सप्लेन कर देंगे लाके। ठीक है, तो लिखा है रिसीव्ड in rupees 1000 in India which is accrued in England। अब आप कहोगे accrued तो in England है, तो मतलब ये तो गलत है। लेकिन ये लिखा है सर received in India, मतलब ये 1000 जो है आपका टैक्सेबल होगा इन द हैंड ऑफ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट दैट इज मिस्टर ए। आगे चलते हैं। रुपीज 6000 was untaxed foreign income of some earlier years which was brought to India during previous year। पिछले कुछ वर्षों की गैर कर लगी हुई विदेशी आय जो कि गत वर्ष भारत लाई गई ₹6000। ये जो है आपके जो टैक्स की बुक है, एक्चुअली हम लोग मेहरोत्रा की बुक पढ़ते हैं, तो ज्यादातर क्योंकि बीकॉम लेवल पे हम लोग वही पढ़ते हैं, बाकी सीए के लेवल पे तो आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं। तो उसमें एक चीज लिखी गई है कि अगर आप पिछला कभी का आप इकट्ठा किया हुआ धन या फिर पैसा कमाया हुआ पैसा आप लेकर आते हैं इंडिया प्रीवियस ईयर में, तो वो टैक्स्ड नहीं होता है इनके लिए, तो ये जो है ये भी टैक्सेबल नहीं होगा। आगे लिखा है ₹2000 अर्नड इन इंडिया। अब तो वही बात आ गई, हमने बोला था कि अगर अर्नड कभी भी लिखा हो ये टैक्सेबल हो जाएगा, तो 2000 ये टैक्सेबल हो गया। आगे लिखा ₹10,000 अर्नड एंड रिसीव्ड इन अफ्रीका। ब्रॉड से मतलब नहीं, मैंने बोला था अर्नड हो या रिसीव्ड हो या फिर दोनों हो, तो ना ही ये अर्न इंडिया में हुआ है ना ही ये रिसीव इंडिया में हुआ है, तो दिस विल ऑल्सो विल नॉट बी एडेड इन द इनकम ऑफ मिस्टर ए। तो मिस्टर ए को सिर्फ 3000 रुपए पर टैक्स देना पड़ेगा, उनके लिए टैक्सेबल इनकम कितनी होगी? ₹3000। ठीक है, आगे चलते हैं। The Karl Pearson's coefficient of correlation can be computed between। कोरिलेशन जब भी होगा कार्ल पियर्सन का, तो वो टू वेरिएबल्स की बात करता है, दो वेरिएबल जैसे x और y है ना। बताया हम लोग पढ़ चुके हैं, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक जो है दो चरों के मध्य ज्ञात किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी का है। हाउस प्रॉपर्टी ब्रीफ में बताएंगे एनुअल इनकम कैसे निकालेंगे। द बेसिस ऑफ टैक्स
फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। इनकम टैक्स जो हाउस प्रॉपर्टी में लगाया जाता है और उसके लिए जो बेसिस होता है उसको एनुअल वैल्यू कहते हैं। एनुअल वैल्यू पे टैक्स लगता है, इसमें से जो भी चीजें माइनस करनी, जो डिडक्शंस एग्जम्पशंस हैं वो। अब एनुअल वैल्यू निकालते कैसे हैं? आपके क्वेश्चन में दिया रहता है सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू हो सकता दी हो सकता है फेयर रेंट दिया हो सकता है स्टैंडर्ड रेंट दिया हो, और एक्चुअल रेंट तो दिया ही होगा कि आपने इतना रेंट कमाया है इस साल। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन दो को कंपेयर करोगे और जो भी कम होगा वो वाला उठाओगे, उसको कंपेयर करोगे आप स्टैंडर्ड रेंट से। ठीक, और जो ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा, उसको उठाओगे, इसको कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट से, फिर जो कम होगा वो उठाओगे। ठीक है, और ये जो आएगा वो कहलाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक, इसमें से कट माइनस होगा म्यूनिसिपल टैक्स, आ जाएगा एनुअल वैल्यू। ठीक, फिर इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन और एग्जम्पशन माइनस होगा। ठीक है, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो इसमें आंसर जो मकान की संपत्ति से आय के लिए कर का आधार जो होता है वो वार्षिक मूल्य होता है। ठीक है, एनुअल वैल्यू। आगे चलते हैं। इन टेलर्स फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन गैंग बॉस, एक्चुअली मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो लाने वाला हूँ, मैंने लगभग शूट कर रखा है, तो मैं उसको किसी दिन अपलोड करूंगा, जब भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ इसको अपलोड करूंगा। ठीक है, तो गैंग बॉस सिर्फ आज समझ लो कि गैंग बॉस क्या है। गैंग बॉस का मतलब है कि सेट अप टूल्स एंड मशीन्स, दिस इज द आंसर फॉर द गैंग बॉस। उपकरण एवं मशीनों को जो तैयार करवाने का काम है, वो काम है टोली नायक का। टोली नायक क्या करता है? उपकरण एवं मशीनों को तैयार करता है। किस केस में? टेलर के क्रियात्मक संगठन के बारे में जब टेलर बताते हैं तो वो ये कहते हैं कि गैंग बॉस व्यक्ति, जो गैंग बॉस होता है, वो उपकरण एवं मशीनें तैयार करने का काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द टर्म कैजुअल इनकम, ये भी टैक्स के काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। कैजुअल इनकम डज नॉट इंक्लूड, कैजुअल इनकम में क्या इंक्लूड नहीं होता? कैजुअल इनकम का मतलब होता है आकस्मिक, आकस्मिक आय का मतलब वो आय जो हमें अचानक मिल जाए, जिसकी हमें उम्मीद है या नहीं है, ज्यादा नहीं, जो मतलब कोई ज्यादा चांस, 100% चांस नहीं है कि हमें उम्मीद हो, है ना। जैसे हम जा रहे हैं रास्ते में 100 रुपए पड़े मिल गए तो ये हमारी आकस्मिक आय हो गई। ठीक है, हम घर पहुंचे, पापा ने बोला कि बेटा तुम आज 500 रुपए ले लो, जाओ अपने पॉकेट मनी एंजॉय करो जाके, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब हमारी आकस्मिक आय या कैजुअल इनकम है। देखो, अगर आपसे कहा जाए विनिंग फ्रॉम लॉटरी, आपको उम्मीद होती है कि लॉटरी लगेगी? हाँ, उम्मीद होती है, लेकिन 100% नहीं होती है। आप ये सोचते हो कि हो सकता है लगे, हो सकता है ना लगे, तो ये तो हो गई कैजुअल इनकम। गैम्बलिंग से भी आपको उम्मीद भाई 100% तो होती नहीं, ये तो प्रोबेबिलिटी होती है ना, तो ये भी आपकी आकस्मिक इनकम। लेकिन कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर, भाई शेयर बेचेंगे, बेचे हैं और उससे कैपिटल गेन हुआ, तो ये तो आपका कैपिटल गेन वाले में जाएगा ना, ये तो जो है आपके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का हिस्सा हुआ। ठीक है, तो ये तो आपकी कैजुअल इनकम नहीं मानेगी। रिसिप्ट ऑफ मनी लाइंग ऑन रोड, सड़क पर पड़ा धन मिला, अभी मैंने बोला पैसे पड़े मिल गए, है ना। तो ये वाला जो है अंशों के विक्रय पर पूंजी लाभ जो है, ये आपकी आकस्मिक आय नहीं, मतलब नहीं आती है। ये जो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में शामिल करी जाती है। आगे चलते हैं। काफी स्पीड में काम कर रहे थे, लेकिन हाँ, अभी आपको कुछ और चीजें भी पढ़ानी है तो उसको भी ध्यान में रखना है। लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन इज टर्म्ड एज, किए गए वास्तविक व्ययों से लागतों का निर्धारण कहलाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो खर्चा हमने किया, है ना, जो खर्चा हमने किया और उससे हम अपने एक्सपेंसेस को डिटरमाइन करके टोटल कॉस्ट निकालें। जैसे हमने कोई चीज 1,000 रुपए, 10,000 रुपए की कोई मशीन खरीदी और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते जा रहे हैं, तो ये क्या है? हम ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाएं या फिर हम डिमिनिशिंग लगाएं, तो डिमिनिशिंग भी तो यहीं से शुरू होती है ना। तो जब भी आपसे बोला जाए कि अगर हम एक्चुअल एक्सपेंसेस के आधार पर, वास्तविक खर्चों के आधार पे अपने जो कॉस्ट है, लागत है, उसको निर्धारण करना चाह रहे हैं, तो वो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कहलाता है। ठीक है,
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्टिंग का यहाँ पर नहीं यूज है, इनडायरेक्ट कॉस्टिंग का भी यहाँ पर कोई यूज नहीं। तो ऐतिहासिक लागत लेखांकन इसका ऑप्शन है। लास्ट 125 नंबर क्वेश्चन, अंडर विच theoretical distribution the quartile deviation is 2/3 of standard deviation। इसका पूरा रेशियो है, एग्जैक्ट अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इसको अलग से पूरा इसके लिए लेक्चर बनाने वाला हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है ना, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि कंपटीशन के केस में, कंपटीशन में आपके चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो या फिर हायर एजुकेशन हो, इन सब सेक्शंस में से काफी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। मैं बताऊं, मैंने यूपी जीडीसी का रिटर्न क्लियर किया था, तो उसमें लगभग 8 क्वेश्चन जो थे वो प्रोबेबिलिटी के थे, है ना, और इसके अलावा काई स्क्वायर के भी काफी क्वेश्चन थे। तो ये चूंकि प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ मैं इसके लिए अलग से लेक्चर आपको बनाऊंगा, और तीनों लेक्चर अलग होंगे। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कब लगेगा, हालांकि मैं अभी एक ब्रीफ में समझाऊंगा, फिर उसके बाद में भी मैं इसके बात करूंगा। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप बताइए क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है किस केस में, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के, वो बाइनोमियल होता है या नॉर्मल होता है या पॉइजन। तो हमेशा ध्यान रखो 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के 2/3 की बात कर रहे हैं तो ये होगा क्वार्टाइल डेविएशन, वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। प्लस सामान्य वितरण के केस में जो प्रमाप विचलन का 2/3 हिस्सा है वो चतुर्थक विचलन होगा, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन विल बी 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तब होगा जब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब जब हमारा जो एरिया है वो एक्चुअली बेल शेप डा नहीं पा रहा है, मैं कर नहीं पाया, हाँ शायद ये ठीक। अभी अभी मैं इसको सॉल्व आगे पढ़ाता हूँ तो आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जब आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो नॉर्मली या बेल शेप दिखाई पड़े, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग एमसीक्यू यहाँ पर यूपी पीजीटी का खत्म हो गया, और चूंकि मैंने शुरुआत में बोला था कि जो ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग है उनको मुझे समझाना था, तो एक एक लाइन में मैं समझा देता हूँ। लाइन ऑर्गेनाइजेशन सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन यही है, ठीक है, और ये डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप बताता है, ठीक है, अथॉरिटीज में, जिसमें कम्युनिकेशन फ्लो होता है ऊपर से नीचे, ठीक है, ऐसे चलता चला आ रहा है। और ये सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको हम लोग चेन ऑफ कमांड या स्केलर प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, चेन ऑफ कमांड ये हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले रहा है, और अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू लोअर लेवल, ये तो मैंने बता ही दिया। कमिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एसोसिएशन ऑफ पीपल सेट अप टू अराइव एट सॉल्यूशंस टू कॉमन प्रॉब्लम्स। एक कॉमन प्रॉब्लम होगी, उसको सॉल्व करने के लिए कमिटी या फिर नंबर ऑफ पीपल बिठाए जाएंगे या फिर सेट किए जाएंगे, और वो उस पर डिस्कस करेंगे और फाइनली उसका सॉल्यूशन पाएंगे, ठीक है। द लाइन पीपल आर गिवन अपॉर्चुनिटीज टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम इन द कमिटी, है ना। ये कभी कदार इनको जो है एक कमिटी के माध्यम से अपने जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का भी मौका मिलता है। तो कमिटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और उनका काम क्या है, कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है, और उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, मीटिंग सेट करते हैं और उस पर डिस्कशन होता है, ठीक है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एफडब्ल्यू टेलर ने दिया था, ये पूछा गया है कई बार कि एफडब्ल्यू टेलर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन किसने डेवलप किया, तो ये एफडब्ल्यू टेलर ने किया, और ये स्पेशलाइजेशन पे बेस्ड होता है। इसके आधार पे अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, ठीक, और हर डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। भाई अगर आप एक ही काम, जैसे मैं हूँ, जैसे अगर अकाउंटिंग ही पढ़वाया जा रहा है लगातार, तो मैं अकाउंटिंग का एक्सपर्ट ऑटोमेटिकली हो जाऊंगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारा स्पेशलाइजेशन एरिया अकाउंटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन किसने डेवलप किया, एफडब्ल्यू टेलर ने डेवलप किया, और ये स्पेशलाइजेशन पे बेस्ड है। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का को इसमें स्मॉल छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो मैंने समझा ही दिया था। ये क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। कभी कदार ये पूछ लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द
मॉडिफिकेशन ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, तो आप आंसर दोगे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें क्या होता है, लाइन जो स्टाफ है उसको सपोर्ट की जाती है एक्सपर्ट के द्वारा, ये तो मैंने ऊपर बता भी दिया था। स्पेशलाइज्ड एंड सपोर्टिव एक्टिविटीज आर अटैच्ड टू द लाइन अथॉरिटी। ठीक है, अभी खत्म नहीं है, अब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल को एक एक लाइन में समझ लेते हैं, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, काफी लंबा लेक्चर हो गया, 1 घंटा चलने वाला था, मेरे ख्याल से 10 मिनट अभी और लग जाएंगे। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब लगाया जाता है ये आप जानना जरूरी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर यूज होता है, तो जहां पर नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, जहां पर नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा हो लेकिन उनको गिन सकते हो, जैसे मैं बोलूं कि 1 लाख बार सिक्का उछालना है ना, तो काउंटेबल तो है ना, लेकिन है ज्यादा। साथ ही साथ जो ट्रायल्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं, जैसे पहली बार सिक्का उछाला तो हेड आया और हम कह नहीं हेड आया तो इस बार टेली आएगा, नहीं, वो इंडिपेंडेंट है। दूसरी बार आप फिर उछालोगे, हो सकता है फिर से हेड आ जाए, है ना। तो यू कैन नॉट से दैट इट इज डिपेंडेंट, है ना। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर अप्लाई किया जाता है जहां पर नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है बहुत ज्यादा है लेकिन काउंटेबल है। ठीक है, और साथ ही साथ हर ट्रायल अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। एक चीज मैं समझाना चाहूंगा कि इवेंट्स जो हैं, जो आप इवेंट की बात कर रहे हो जो होने वाले हैं, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, साथ ही साथ एग्जॉस्टिव भी हैं। अब एग्जॉस्टिव और उसमें अंतर क्या है, अगर एक्सक्लूसिव की बात हम जब कर रहे हैं तो जब दोनों घटनाओं में कुछ भी कॉमन ना हो तो इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव। और एग्जॉस्टिव मतलब जब दोनों घटनाएं स्वयं में पूर्ण हो, यूनिवर्स फॉर्म करते हो, है ना, उस केस में हम क्या कहेंगे, वो एग्जॉस्टिव है। अब ये यूनिवर्स का मतलब क्या है यहाँ पर, उसके लिए मैं अलग से अपना लेक्चर जब बनाऊंगा तो मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा। मेरे पास अच्छे नोट्स हैं और मैंने जीडीसी कुछ ऐसे नहीं क्लियर किया, बहुत मेहनत करी थी। और मैं मानता हूँ कि वो अलग इशू होता है कि आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो, आपके पास टाइम नहीं रह पाता है, लेकिन प्लीज अगर आप 1 घंटा भी दिन में लगा निकालते हैं और लगातार 365 दिन रेगुलर 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ते हैं तो कम नहीं है, लेकिन हाँ उसके लिए आपका बेसिक तैयार होना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये साइमन डेनिस पॉइजन जी ने दिया था, ये कभी कभार पूछ भी लिया जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो तो ज्यादा है ही है लेकिन आप काउंट नहीं कर सकते, ये जो है काउंटेबल नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा। वहां पर काउंटेबल थे, यहाँ पर काउंटेबल नहीं है। किसमें काउंटेबल था, बाइनोमियल में जो थे आप काउंट कर सकते थे नंबर ऑफ ट्रायल्स, और जहां पर आपको लगे कि यू कैन नॉट काउंट योर नंबर ऑफ ट्रायल्स देन यू विल अप्लाई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इन योर क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पर सक्सेस को पी से डिनोट किया जाता है और वेरी स्मॉल, ठीक है, जो कि कम होगा। एक और चीज बता दें, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा था लेकिन काउंटेबल थे। यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा है लेकिन इनफाइनाइट है, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो भी बहुत कम है ना, बहुत कम, 0 के बराबर है। ठीक है, जैसे लोग लॉटरी खेलते हैं, है ना, तो 100 तक जाता है उसमें, जैसा लोग बोलते हैं, मैंने नहीं कभी खेला, मेरे जानने वाले 1-2 लोग हैं जो एंजॉय करते हैं इसमें, पैसे इन्वेस्ट करते हैं और खूब नुकसान में भी जाते हैं। तो वो कहते हैं कि 100 तक होते हैं नंबर्स और उसमें से 1 लेना है, 2 लेना है, 4 लेना है, 99 लेना है, डबल सेट का कुछ भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि आने के आपका एक नंबर अगर आपने लिया तो 100 में से एक चांस है कि आपका एक नंबर लगे, बाकी तो 99 चांसेस है कि वो आपके ना लगे, लेकिन वो यहाँ पर अप्लीकेबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है यहाँ पर काउंटेबल है, उसमें लॉटरी का बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जब नंबर ऑफ ट्रायल्स ही काउंटेबल ना हो, बहुत ज्यादा हो, है ना, साथ ही साथ उससे सक्सेस मिलने की उम्मीद लगभग 0 के बराबर हो, तब आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाएं। साथ ही साथ यहाँ पर भी वही है कि ट्रायल्स जो है इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और ये है फार्मूला, आप फार्मूला रट लो, है ना, अच्छी बात है, ये बहुत काम आएगा आपके। मैं आगे समझाऊंगा न्यूमेरिकल जब लगवाऊंगा इसके, और विद एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। ठीक है,
ये पूछा जाता है एक बार, शायद एग्जाम में किसी में पूछा गया है कि ई की वैल्यू क्या होती है पॉइसन के डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। तो 2.71828, ये तो पूछा ही गया है कई बार कि मीन का मतलब एम है ना। इससे क्वेश्चन रिलेट कर देते हैं। जैसे आपसे बोला जाएगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, आपको दिया है एम, तो एम का जब अंडर रूट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। एम का मतलब है मीन, मीन को अंडर रूट करोगे तो है ना, तो आपको निकल के आएगा क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। आगे चलते हैं। ये दो तरीके का होता है मोड। यहाँ पर नहीं, देखो यहाँ पर तीन चीजें अलग अलग है। मीन एम से डिनोट किया जाता है, वेरियांस का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ये तो पता ही है आपको, है ना। और इसका मतलब क्या होता है कि आपको एम को अंडर रूट लगाना है तब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। साथ ही साथ मोड जब निकाला जाता है यहाँ पर, तो ये दो टाइप के मोड निकालने की बात करते हैं, बाई मॉडल और नॉन इंटीजर, जिसे हम लोग यूनी मॉडल कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अब लास्ट ये है बेल शेप। ठीक है, वो हमसे बन नहीं पा रहा था, तो ये है बेल शेप। यहाँ पर आप बोलोगे कि आपके जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। और ये इनफाइनाइट टू म्यू 0.05, ये सब आपको मैं समझाऊंगा आगे चल के। ठीक है। और यहीं पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक्स बार मतलब मीन, मीडियन और मोड तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ टोटल एरिया एबव कर्व जो होता है वो एक होता है। ठीक है, ये z का फार्मूला है और यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं अपनी क्लास को। इसको मैं अलग से कभी समझाऊंगा अगर मौका तो मिलेगा ही, क्योंकि मैं अब ठान लिया हूं, मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं रेगुलर आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अब चाहे उसके लिए मुझे कैसे भी टाइम निकालना पड़े, क्योंकि इससे सबका फायदा है ना। आप लोगों को नए नए क्वेश्चन मिलेंगे और हो सकता है मेरे वीडियो से कुछ आपको बेनिफिट मिले, किसी कंपटीशन एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और मुझे ये फायदा है कि मेरा रिवीजन होता जा रहा है। जो सच्चाई है, मैं कुछ भी आपसे छुपाने वाला नहीं, जो सच्चाई है मेरा रिवीजन हो रहा है। ठीक है। और साथ ही साथ मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। मैं लगभग पिछले 7 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ और मैंने डिफरेंट कॉलेजेस में भी पढ़ाया है। तो आप अगर, मेरा अभी तक का अनुभव ये रहा है कि आज तक किसी बच्चे ने मेरी बुराई नहीं करी। जो भी बच्चे मुझसे पढ़े वो हमेशा, उनको लगता है कि सच में मुझे बहुत आता है। हालांकि मुझे अपने हर टीचर अपने आप को अगर ये समझने लगे कि उससे ज्यादा आता है तो वो पढ़ना छोड़ देगा। मैं मान के चलता हूँ कि आपको रेगुलर अपना रूटीन मेंटेन करना चाहिए, आपको रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो मेरे अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज एक चीज जरूर करिएगा कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। मेरे चैनल का जो नाम है स्कॉलर्स, ठीक, नॉलेज, KNOWLEDGE। ठीक है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं नए नए वीडियोस आपके लिए ला सकूं। मैं डॉक्टर सुवंत कुमार वर्मा हूं, SK वर्मा। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, प्लीज। थैंक यू।